सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आपके सामने। सबसे पहले मैंने कल के कार्यक्रम में बात कही थी कि आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, सुन लेना ध्यान से जरा और कुछ सीख लेना। कलयुग में क्या है, व्यक्ति लालच से युक्त है, उसी पे ये कहानी है। थोड़ी सी है, ध्यान से समझिएगा। एक गांव था, गांव में सभी प्रकार के जाति के लोग निवास करते थे, सब लोग रहता था उसमें, सभी तरह के लोग रहते थे। उस गांव की प्रथा, या आज भी या पुराने ज़माने में भी, महिलाएं जो होती थी, माता बहनें, वो पान खाती थी। आज भी महिलाएं पान खाती हैं। पर हुआ एक दिन क्या, ध्यान से समझना। एक महिला अपने घर को गोबर से लीपापोती कर रही थी, गोबर से वो चौका अपना लीप रही थी। उसके बाद होता क्या है, वो पान खा करके लीप रही थी अपने घर को। तब तक होता है ये कि उसके मुंह से पान की पिक, जो पान की पिक होती है, वो निकल करके जहां वो लीप रही थी, जहां पे, उस पे गिर जाता है। जैसे ही वो पान का पिक उसके लिपे हुए स्थान पे गिरता है, वो स्वर्ण बन जाता है, सोना। अब उसे ये बात बड़ी अजीब लगती है, पर अब उसने क्या किया कि सभी जगहों पे थूकना शुरू किया। पिक, पान खाए और थूके, पान खाए और थूके, और उसके घर में सोने का अंबार लग गया, ढेर। अब वो बस पान खाए, प्रत्येक दिन सुबह लिपना शुरू करे और बस थूक दे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि ऐसी स्थिति है कि गांव में लोग गोबर से चौका लिपते और फिर जाके थूक देते। तब तक ये बात उस गांव के ब्राह्मण के पास पहुंच जाती है, ब्राह्मणी के द्वारा। जो गांव में पंडित जी की पंडिताइन थी, उनके कान में ये बात चली जाती है कि अजी सुनो ना, ऐसी ऐसी बात गांव में हो गई है, हम भी तो गरीब ही हैं, तो क्या कहते हो, मैं भी पान खा करके थूक दूं क्या? हाँ, पंडिताइन ने भी कही बात, मैं भी पान खा करके चौके में जा करके लीप करके थूक देती हूँ, हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी, सोना मिल जाएगा हमें। पंडित जी समझदार थे, उन्होंने कहा थोड़ा इंतजार करो, मैं इस पे विचार कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें से ये बात कह दूंगा, तो फिर थूक लेना और फिर सोना कमा लेना। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, तब तक गांव के लोग अमीर बनते जा रहे थे। अब सब कोई को कोई काम तो था नहीं, बस उठा, सुबह सुबह लिप दिया, दिन भर लिपते रहे और थूकते रहे, लिपते रहे, थूकते रहे, सोना बटोरते रहे। ये ग्रंथ की बात है, कोई कहानी नहीं है। अब होता क्या है कि उस गांव के ऊपर कलयुग का ये असर था, और सोने में होता है कलयुग का वास, कलयुग वास करता है। उस गांव के लोगों पे कलयुग का प्रभाव था। 2 दिन के बाद पंडित जी के पास फिर से पंडिताइन जाती हैं, क्या कहते हो, थूक ही दूं? तो बोले कि आज भर रुक जाओ, मैं कल तुम्हें सुबह में बताऊंगा, और तुम्हें जितनी मर्जी हो उतनी पान खा करके उतनी जगह पे थूक देना, पिक कर देना। पंडिताइन बड़ी खुश थी, कल तो मेरे घर में सोना आ जाएगा, कल से मैं भी अमीर हो जाऊंगी, कल से गांव वाले मुझे भी चिढ़ाएंगे नहीं, और मैं भी तो अमीर ही हो जाऊंगी। फिर बात अब रात की होती है। धीरे धीरे पंडिताइन जा करके पंडित जी की सेवा करने लगती हैं। अजी सुनते हो, कल हम अमीर हो जाएंगे। पंडित जी बोले हाँ, धैर्य रखो, इतने उतावलेपन की कोई आवश्यकता नहीं है। सुबह सुबह की बात थी, सुबह 4 बजे पंडित जी ने पंडिताइन को उठाया, बोले जितनी जल्दी हो सके अपना सामान बांधो और इस गांव को छोड़ के बाहर चलो। अब पंडिताइन को बड़ा आश्चर्य कि पंडित जी तो बोले थे कि सुबह मुझे थूकना है, अब ये बोल रहे हैं कि गांव ही छोड़ दो, गांव के लोग अमीर बन रहे हैं और समस्त दुनिया जो है वो अमीर बनने के चक्कर में पान खा करके थूक रही है, और मुझे ये बोल रहे हैं कि आप गांव छोड़ो। भला ऐसा कहीं होता है क्या? फिर जा करके किसी भी तरीके से पंडिताइन को पंडित जी ने मना करके गांव की सीमा से जैसे ही बाहर निकले, गांव में भयंकर विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट, भयानक। समस्त ग्रामवासी जल करके भस्म हो जाते हैं।
और फिर पंडितायन के होश उड़ गए। यही हाल दुनिया का है, यही हाल दुनिया का है। आपने वो बचपन में मुर्गी और अंडे वाली बात तो सुनी होगी, पान खाओ थूको, एक ही बार मुर्गी का सर काट दो और सारा अंडा निकाल लो। विकास का प्रक्रम ऐसा है जो आपको गंदगी में रहने को भी मजबूर कर देता है। और पंडित जी का भाग्य इतना बढ़िया था, पंडित जी के प्रारब्ध इतने मजबूत और अच्छे थे, उनके कर्म इतने अच्छे थे कि उनकी बुद्धि खराब नहीं हुई थी और समस्त ग्रामवासियों की बुद्धि खराब हो गई थी, जिसके कारण वो अपने ही घर को सोना पाने के चक्कर में अपने ही थूक से बदबूदार बना रहे थे। आप वही तो नहीं कर रहे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विकास सोनी नाम है इनका। कैसी लगी कहानी जरूर बताइएगा। और आरुषि सोनी की इन्होंने डिटेल भेजी है। 8 अक्टूबर 2010 20:40 बीवर राजस्थान। अजीब है स्थिति। आइए यहां देखिए, ये वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, मतलब व्यक्ति जो है वो शुक्र से प्रभावित है। और राशि जरा देखिएगा तुला, यानी कि शुक्र ही शुक्र है। शुक्र क्या होता है? व्यक्ति को भौतिकवादी माता पिता का लाभ मिलता रहेगा, ये मैंने देख रखा है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये डर लग रहा होगा कि केंद्र खाली है, पर परेशान नहीं, मंगल यहां बैठ रहे हैं। राशि में मंगल यहां की स्थिति का फल करेंगे, चलित कुंडली में यहां का फल हो रहा है। कुंडली में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा है, उनके पास थोड़ा बहुत बल कमजोर जरूर है, पर वो लग्नेश के साथ बैठ करके लग्नेश की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। और जन्म कुंडली में सबसे अच्छा जो भाव बन रहा है वो सूर्य बुध और शनि का बन रहा है। ये भाव क्यों ऐसा? क्योंकि नवम भाव का अधिपति अपने मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठा है और भाग्य के कारक गुरु जो कि लाभ भाव के अधिपति होकर के वहीं बैठे हैं और वहां से भाग्येश को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को संपूर्ण प्रकार से लाभ मिलता है। अब जरा विचार करना, पणफर और अपोक्लिम में जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं, जैसे यहां पंचम और छठ है और यहां पे 3 ही घर में जब सारे ग्रह बैठ जाते हों, तो ये कुंडली धन के पीछे भागने वाली, माता पिता का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने वाली और व्यक्ति विद्या किसी न किसी तरीके से अर्जित कर ही लेता है श्रेष्ठतम स्थिति में। दूसरी बात, जन्म कुंडली में भाग्य का लाभ मिल रहा है, जन्म कुंडली में सप्तम भाव आय का भाव मिल रहा है, जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का योग पैदा कर रहे हैं, मंगल जन्म कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं। यहां पर व्यक्ति जो होता है वो कई लोगों को आकर्षित करने जैसा हो जाता है और अपने प्रभावों से व्यक्ति की कुंडली में गुरु का प्रभाव अगर पंचम भाव पे हो, गुरु बुध, गुरु मंगल, गुरु शनि, गुरु सूर्य, अगर ये स्थितियां बनती हो तो व्यक्ति विद्या संपन्न होता है। और हां, दूर रहे तो ज्यादा बढ़िया रहे, अपने माता पिता से थोड़ा दूर रहे पढ़ाई करने के लिए। दांपत्य खराब नहीं है, शुक्र यहीं उच्च के बैठे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। यहां के अधिपति बुध शनि के साथ बैठे हैं, शनि और बुध का संबंध हर जगह से बड़ा अच्छा बन रहा है। चंद्रमा जो है वो तुला के यहां भी हैं, चंद्रमा यहां भी तुला के हैं। मन थोड़ा कमजोर रहेगा, स्वास्थ्य कमजोर है, राहु की दशा चल रही है। एक लाजवर्त इन्हें पहना दीजिए, जो कि आपको पहनाना चाहिए 2030 तक। गले में पहनाइएगा पेंडेंट बना करके, अंगूठी ना पहनाना। यह स्थिति बनती है। गुरु की दृष्टि यहां पे है उच्च की, यह श्रेष्ठ है। व्यक्ति लाभकारी है, मेहनत का लाभ उठाएगा, क्योंकि यहां से केंद्र में ही इसका अधिपति बैठा है चौथे जाकर के। और जो कमजोर भी होगा और कमजोर भी होता है, पर मंगल छठे भाव में बैठे हैं, व्यक्ति किसी पे भरोसा ना करे। यहां से मंगल की चौथी दृष्टि उच्च की पड़ेगी, जो व्यक्ति के भाग्य को बल देगी। और यहां का अधिपति पंचमस्त नवम के संबंध में बैठा है मित्र के साथ। सूर्य और शनि जन्म कुंडली में पंचम भाव में बुध के साथ बैठे हैं, बुद्धादित्य योग का निर्माण हो रहा है। व्यक्ति पिता से थोड़े से मानसिक तौर पर दूरी रहेगी, क्योंकि यहां पे जरा देखिएगा तो गुरु की नीच राशि का निर्माण हो रहा है और यहीं से वो 3 घर आगे हैं। हालांकि यहां का अधिपति गुरु से दृष्ट होने के कारण लाभ की स्थिति बन रही है, चिंता नहीं। गुरु की दशा में पेट का रोग उत्पन्न हो सकता है और व्यक्ति की कुंडली में आप इस बात को लेकर के चिंतित ना हो कि केंद्र खाली है, केंद्र में मंगल फल कर रहे हैं। और ऐसे एक बात और बता दूं तो इनकी कुंडली में बुध अस्त हैं, चंद्रमा अस्त हैं और अस्त होंगे शनि। शनि अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। इनकी कुंडली में चंद्रमा नवमांश में अष्टम में जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है। हालांकि वो वर्गोत्तम है, पर फिर भी उनको बल की आवश्यकता होगी। शिव जी की पूजा, सूर्य को जल, हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन 3 बार पाठ और बच्चे को संस्कार दीजिए ताकि वो गलत मार्ग पे ना जाए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मंगल और शुक्र एक साथ रोग भाव में बैठे हैं और सप्तम का अधिपति अगर सप्तम में बैठ रहा है केंद्र में अकेले पापग्रह होकर के, तो व्यक्ति को जिद्दी और गुस्सैल और अपने मन की मर्जी का व्यक्ति हो जाता है कई बार। ये स्थिति बनती है, पर कुंडली खराब नहीं है। आप इसको लेकर के चिंतित बिल्कुल भी मत होइएगा, बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार करता हूं।